औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड कोलीग्स। आइए हम अपना न्यूक्लियर फिज़िक्स जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हमने किया हुआ था एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स, उसका हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। इसका मतलब यह है कि हम एटम को स्टडी करेंगे और एटम के न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप उन पॉइंट्स को याद रख लें तो आपके लिए आसानी होगी कि हम इस पूरे चैप्टर को किस तरह अपने जहन में रख सकें। तो यही मेन पॉइंट्स हैं जो इस टॉपिक में बताए गए हैं। आपने इन सब को इसी तरह हेडिंग्स बना के लिखना है ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। तो काइंडली इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इससे रेलिवेंट आने वाली मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम एटम के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम जो स्टडी करेंगे एटम के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। कि हमें ये बताया गया था रदरफोर्ड ने कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो एक सेंट्रल पार्ट है उसका। अब उसी सेंट्रल पार्ट की स्टडी के लिए हम देखेंगे कि उस सेंट्रल पार्ट में कौन कौन से मज़ीद पार्टिकल्स पाए जाते हैं और उनकी मूवमेंट किस अंदाज से हो रही है। तो उसी को देखने के लिए अब हम आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टर्म आ जाती है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या होता है? अब स्टूडेंट्स इनको इस चीज़ को समझने के लिए आपने क्या करना है कि अपने माइंड में एक पिक्चराइज करें। जो हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, एटम की एक शेप बताई गई है कि एटम की शेप होती किस तरह की है, वो कुछ इस तरह की है। यहाँ पर एक एटम का सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया है और इसके अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं। इस तरह ऑर्बिट्स बने होते हैं और इस ऑर्बिट्स में क्या मूव कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। हर ऑर्बिट्स में एक लिमिटेशंस में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसकी डिवीज़न भी की गई है। तो अब इस न्यूक्लियस को समझने के लिए रदरफोर्ड ने क्या बताया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रीजन भी होता है जिसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज रीजन होता है। उस पॉजिटिव चार्ज रीजन को क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस का नाम दिया गया। यानी कि एक ही एटम होता है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है एटम के सेंट्रल पार्ट पे। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है किसमें? एटम के सेंट्रल पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। उसको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस का नाम दिया गया। मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पूरे न्यूक्लियस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज का जो एटम के सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका सेंट्रल पार्ट है, उसको नाम दिया गया न्यूक्लियस का नाम दिया गया। उसके बाद है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है? न्यूक्लियस क्या है? इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब हम कलेक्टिवली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एट अ टाइम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियॉन्स का नाम देंगे। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कलेक्टिवली स्टडी ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली एट अ टाइम स्टडी करें तो हम उस चीज़ को क्या नाम देंगे? न्यूक्लियॉन्स को। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की एट अ टाइम स्टडी करें, उसके बारे में एट अ टाइम उसके प्रॉपर्टीज़ को देखें तो उसको हमने एक ही नाम दिया, वो है न्यूक्लियॉन्स का। उसके बाद है हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब आपको पता है कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो है न्यूक्लियस। अब इस सेंट्रल पार्ट के अराउंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक सर्कुलर या स्पेसिफिक ऑर्बिट्स, स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर मौजूद होते हैं अभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स।
अब इसी के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स। अब ये एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं जिसको सर्कुलर ऑर्बिट्स का नाम दिया गया। यहाँ पर ये मैंने सर्कुलर ऑर्बिट्स के बारे में भी बता दिया आपको। अब नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन के एटम की बात करें जो कि एक सिंपलेस्ट एटम है, उसके जो न्यूक्लियस में एक ही जो है वो प्रोटॉन होता है, इसलिए इसको सिंपलेस्ट एटम भी कहा जाता है। उसके बाद आ गया हमारे पास एटॉमिक नंबर। ये सबसे अहम स्टूडेंट्स 3 करैक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपको अच्छी तरह इनका कंसेप्ट आ जाता है तो नेक्स्ट आप जो पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो वो आसानी से आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इस चीज़ को अपने अच्छी तरह से समझना है और इनके सिंबल्स को ख़ास तौर पे याद रखना है। अगर आप इनके सिंबल्स को याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप इस चैप्टर पे मुकम्मल तौर पे ग्रिप हासिल कर सकेंगे। तो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसको हम Z से शो करते हैं एटॉमिक नंबर को। तो उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर होता है हमारे पास, ये न्यूट्रॉन्स की तादाद को बताता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बताता है ये, तो इसको हम शो करते हैं N से। उसके बाद है हमारे पास एटॉमिक मास नंबर, इसको हम शो करते हैं A से। अब 1 बाय 1 इसके जो स्पेसिफिक हैं करैक्टरिस्टिक्स उसको देख लेते हैं कि बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद को देखेंगे तो वो हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर होगा। न्यूट्रॉन नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास नंबर। स्टूडेंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। एटॉमिक मास नंबर को हम A से जो है वो डिनोट करते हैं, और एटॉमिक मास नंबर क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद को ये हमें एक एटॉमिक मास नंबर बताता है। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मास नंबर जो A है इसको A से डिनोट किया जाता है, और ये कंटेन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देती हूँ Z प्लस N। तो ये हमें बताता है Z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और N का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये हमारा इस टॉपिक का तकरीबन कम्प्लीटली जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी वो अच्छी तरह क्लियर हो गई हैं। तो अगर इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इस पूरे एटम का मास कितना है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी एटम कितना हैवियर है या कितना लाइटर है। अब उस एटम के हैवियर या लाइटर होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसके जो अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनका मास कितना है, और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसका मास कितना है। आइए उसको अब देखते हैं। तो मैं ये रेस कर देती हूँ। आइए अब इसके मास को हम देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो सेम होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ मासेस आर सेम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा न्यूक्लियस है इसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है इन दोनों का मास क्या है, सेम है। लेकिन ये ऑब्ज़र्व किया गया है प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना जो है वो बड़ा है। इट मीन्स कि प्रोटॉन का जो प्रोटॉन मास कितने गुना है, ये उससे ज़्यादा, ये है 1836 टाइम्स ये हैवियर है। तो अप्रोक्सीमेटली ये देखा गया है कि अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मास को ऐड कर दें तो हमारे पास एक एटम के मास के बराबर आता है। तो एक इस इक्वेशन को आप माइंड में रखने, ऐसे आपको याद रहेगा कि अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मास को ऐड कर दें तो हमारे पास जो है एक एटम के मास के बराबर रहेगा, वो इक्वल होगा, इक्वल टू बी 1 एटॉमिक या 1 एटम मास, 1 एटम मास या 1 एटॉमिक मास के इक्वल आएगा अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मास को ऐड कर दें। अब हमारे पास यह है कि हम किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट को कैसे शो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंबल दिया गया है जो कि है हमारे पास ये एक सिंबल होता है, ठीक है। इसको हम शो करते हैं कि किस तरह हम किसी भी एलिमेंट को शो कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर और नीचे हमारे पास होता है
एटॉमिक मास नंबर। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लूँ तो हाइड्रोजन का क्या आएगा, हाइड्रोजन के आपको पता है एक ही एटॉमिक नंबर है और उसका जो मास नंबर है वो भी एक ही है, इसलिए इसका एलिमेंट हमारे पास ये आएगा। जी, आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ है। इसमें अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो या कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको उसका आंसर दूंगी। अब आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।